हम लोग गांव के रहने वाले लोग थे। गांव में हमारी जमीन ना होने के बराबर थी। लोग खेती बाड़ी करके अपना और अपने बच्चों का गुजर बसर क्या करते थे। मगर गांव के आम लोगों के पास जितनी जमीन उनके हिस्से में थी, इस जमीन से लोगों की जिंदगी की जरूरतें भी पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि गांव की आधी से ज्यादा जमीन पर गांव के चौधरी और ठाकुरों का कब्जा था। वो इस जमीन पर गांव के किसानों से बहुत ही कम तनख्वाह पर खेती बाड़ी करवाया करते थे, क्योंकि गांव में आधे से ज्यादा लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वह कोई जमीन खरीद कर उस पर खेती बाड़ी करके अपना घर चला सके। इसलिए वे गांव के चौधरी और ठाकुरों की जमीनों पर काम करने के लिए मजबूर थे। मैं भी गांव के एक ऐसे ही घराने से ताल्लुक रखता था जिसके पास अपनी जमीन खेती बाड़ी करने के लिए मौजूद नहीं थी, और मैं गांव के ठाकुरों की जमीन पर काम किया करता था। मगर वे जान तोड़ मेहनत के बाद चंद रुपए ही हाथ में पकड़ाते थे। मैं अब अपनी गरीबी से तंग आ गया था और मैंने अपनी गरीबी को मिटाने के लिए शहर जाने का सोचा। शहर जाना इस कदर आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। पहली बात तो ये कि शहर में मेरा कोई जानने वाला दूर दूर तक मौजूद नहीं था, और दूसरी बात ये कि मेरे हाथ में कोई हुनर भी मौजूद नहीं था जिसकी बदौलत मुझे शहर में नौकरी मिल सके। मगर मैं फिर भी शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। मगर गांव के ठाकुरों के चुंगल से निकलना इस कदर आसान हरगिज नहीं था। आखिरकार मेहनत और कोशिश के बावजूद मैं ठाकुरों के चुंगल से निकलकर शहर आ गया। शहर आते के साथ ही मुझे रहने का मसला होने लगा था। इसका हल मैंने यूं निकाला कि दिन रात मजदूरी की तलाश में फिरता और रात होते ही किसी काली इमारत के नीचे अपना पर्दा डाल लेता। इस तरह से कुछ दिन परेशानी में गुजर गए और मुझे कहीं भी कोई मजदूरी ना मिली। जिसके पास जाता वो महंगाई का रोना रोता और मैं अपना मुंह लेकर खामोश हो जाता। जब दर बदर फिर कर भी मुझे नौकरी ना मिली तो मैंने वापस जाने पर मजबूर हो गया। जिस दिन मैं वापस अपने गांव जा रहा था उसी दिन मुझे एक इमारत में ईंटें उठाने की मजदूरी मिल गई। मैंने ये काम भी बहुत खुशी से कबूल किया, क्योंकि गांव जाकर ठाकुरों के जूते खाने से तो अच्छा था कि मैं शहर में ही रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेता। कई दिन मुझे इस इमारत में काम करते गुजर गए। मैं अभी इमारत के नीचे सोने लगा था, मगर मैं एक तरह से जिंदगी से भी तंग आने लगा था। ठेकेदार भी बहुत कम मजदूरी दिया करते थे, जिससे मेरा इतने बड़ा शहर में गुजारा अब मुमकिन नहीं था। मैं अपनी आमदनी बढ़ाने का कोई जरिया ढूंढ ही रहा था कि उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। जल्द ही काम के सिलसिले में ये मुलाकातें दोस्ती में बदलने लगी। अब मैं बिना झिझक उसके घर भी जाने लगा था। उसका नाम राहुल था। राहुल ठेकेदारी का काम करता था, मगर इसका काम भी इतना नहीं चलता था। मगर जिस हिसाब से इसके साथ बातें होती थी उससे जाहिर होता था कि वह बहुत पैसे वाला है। मगर उसके पास पैसे आए या जाए मुझे मालूम नहीं था। इसके ठाट बाट और अमीरी देखकर मेरे दिल में शक बढ़ता जा रहा था कि इसके पास इस कदर पैसे कैसे आ सकते हैं। एक बात यह भी थी कि मुझे इससे दोस्ती करनी थी। वह मुझे भी अपने साथ अपने कारोबार में शामिल कर ले ताकि मैं भी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकूं। मगर उसने अभी तक मुझे अपने कारोबार के बारे में ज्यादा मालूम नहीं होने दिया था और कहा कि वह ठेकेदार है और मजदूरों को अपने साथ काम करने के लिए शामिल करता है। मगर इसकी दिलचस्पी ठेकेदारी के काम की तरफ नहीं थी और इसी बात ने मुझे शक में डाल दिया था। आखिरकार एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि वह ऐसा क्या काम करता है जिसकी बदौलत वो इतनी ऐश भरी जिंदगी गुजार रहा है। तो उसने मुझे जो काम बताया उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मेरे माथे पर पसीने छूटने लगे। उसने मुझे बताया कि वह लड़की और औरतों को नौकरी दिलवाने के बहाने कोठे में लेकर बेच देता है, जिसकी वजह से उस पर पैसे की बारिश बरसती है। ये बात सुनकर मैं हैरत में डूब गया और सोचने लगा कि इस काम में इस कदर पैसा है कि वो अपनी जिंदगी इतनी आराम से गुजार रहा है। इसने मुझे भी अपने साथ शामिल होने की पेशकश की। इसकी ये पेशकश सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गया और उसकी शक्ल देखने लगा। अभी मैं इस बात को ही हजम नहीं कर पाया था कि वह गैर कानूनी काम करता है। ऊपर से उसने मुझे भी अपने साथ शामिल होने की पेशकश कर दी थी, तो मेरा परेशान होना तो बनता ही था। मैंने इससे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा। मैं भी अपनी गरीबी से तंग था। मुझे अपना घर चलाने के लिए भी खर्चा भेजना होता था। गांव में मेरी बीवी बच्चे मेरे पैसे भेजने का इंतजार कर रहे थे और यहाँ मैं अपने हालात से जंग लड़ रहा था। इस कश्मकश में मैं सोचते सोचते पूरी रात गुजार दी और अगले दिन मैं उदास दिल के साथ काम पर रवाना हो गया। पूरा दिन भी दोस्त की इसी बात के बारे में सोचता हुआ गुजरा था। रात के वक्त मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसने मेरे फैसले के मुताबिक मुझसे पूछा, तो मैंने मगर सोच समझकर उसके साथ काम में शामिल होने की हामी भर ली।
यह सुनकर वो बहुत खुश हुआ। अगले दिन वो मुझे अपने साथ कोठे पर ले गया। दिन का वक्त था, पूरे कोठे पर सन्नाटा छाया था। आधे से ज्यादा लोग रात भर की थकावट के बाद ख्वाबों के मजे ले रहे थे। राहुल ने ले जाकर मुझे इस कोठे की मालकिन से मिलवाया, जो वो लड़कियां खरीदने का काम किया करती थी। उसने ऊपर से नीचे तक मेरा दीदार किया और राहुल से पूछा कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। तो राहुल ने फौरन हामी भर ली और इस औरत को मेरे लिए तसल्ली दे दी कि मैं उसके साथ ये काम करने में शामिल हूँ। तो इस औरत ने मुझे कहा कि इसी लड़कियों की जरूरत है, तो मैं इसके लिए चंद लड़कियों का इंतजाम कर दूं। मैंने इस बात पर हामी भर ली और राहुल के साथ ही वहां से उठकर आ गया। जब हम राहुल के घर पहुंचे तो राहुल ने ही मुझे मशवरा दिया कि मैं गांव की लड़कियों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर शहर लेकर आऊं और यहाँ बेच दूं, क्योंकि वो भी इसी तरह काम किया करता था। तो मैंने भी इसकी इस बात से हामी भर ली। उसने मुझे एक गांव का पता दिया जो शहर से ज्यादा दूर नहीं था। उसने मुझे पता देकर इस गांव की तरफ रवाना कर दिया। राहुल एक गिरोह के साथ काम कर रहा था। इसका मुझे अब अंदाजा हुआ, क्योंकि इस गांव में ऐसे कई आदमी मौजूद थे। वहां पूरा गिरोह काम कर रहा था। सिर्फ इस गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांव और इलाकों में भी वो गिरोह बहुत फैला हुआ था और अपना काम बखूबी से अंजाम दे रहा था। मैंने अपने ठेकेदार से बात करके चंद दिन की छुट्टी की बात की। ठेकेदार मुझे छुट्टी देने में बहुत परेशान कर रहा था, तो मुझे मजबूरन वो नौकरी छोड़नी पड़ी और सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर मेरा ज़मीर मुझे काम करने से रोकता रहा और मेरे अंदर से चीखे भरी आवाज़ आती रही कि मैं ये काम गलत कर रहा हूँ। रास्ते भर में कशमकश में गिरफ्तार रहा। जब इस गांव में पहुंचा तो शाम का वक्त हो रहा था। बस से उतरकर मैंने निगाह चारों ओर दौड़ाई तो अजीब सा अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। मुझे अपना वजूद भी इसी अंधेरे का हिस्सा मालूम हुआ। मैं मरे हुए कदमों से बस स्टैंड से निकलकर गांव जाने वाली सड़क पर रवाना हो गया। उस गांव की तरफ कदम उठाते हुए मेरे कदम हल्के हो रहे थे और दिल पर बोझ बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में मुझे दूर खेतों में डूबता सूरज बिहार का गोला मालूम हो रहा था। मैंने बुझे दिल के साथ आसपास नजरें दौड़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान मुझे एक तांगे वाला अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मैंने उसे रोककर गांव जाने वाली सड़क पर चलने को कहा और खामोशी से किराया तय करके उसके साथ बैठकर रास्ते भर में बिल्कुल खामोश रहा था। कुछ ना बोला तो उसने खुद ही मुझे अपनी जिंदगी की बातें सुनानी शुरू कर दी, जिसमें उसने सबसे पहले अपनी गरीबी और तंगदस्ती का जिक्र किया। और मैं सोच में पड़ गया कि मैं भी तो गरीबी से मजबूर होकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। और साथ ही उसने मुझे अपना मेहमान बनाने की भी पेशकश कर दी, क्योंकि शहर से आए हुए लोगों से उनको एक आसरा होता है कि वे लोग वापस जाते हुए कुछ पैसे देकर उनको चले जाते थे। यही वजह थी कि वो मेरे साथ इस कदर खुशमिजाजी से पेश आ रहा था। मगर मैंने उसे कोई जवाब न दिया तो वह खामोश हो गया। मगर फिर कुछ देर बाद उसने बोलना शुरू कर दिया कि हमारे गांव में कुछ लोग आए हैं जो औरतों को शहर में ले जाकर नौकरियां दे रहे हैं। यह सुनकर मेरे कान खड़े हो गए, मगर मैं कुछ नहीं बोला। उसने बताया कि उसकी बेटी ने भी शहर में नौकरी करने के लिए दरख्वास्त जमा करवाई है। उसकी बेटी 10वीं पास थी। ये बताते हुए इसके चेहरे पर बहुत गर्व था और इसी गर्व ने मुझे इससे नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया था। मैं अपनी मंजिल पर पहुंचकर इसके तांगे से उतर गया। एक पल के लिए मेरा जी चाहा कि इससे इनकार कर दूं कि वह अपनी बेटी को नौकरी के लिए शहर न भेजे, मगर मैं कुछ नहीं बोला और उसका शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद मेरी इस गिरोह के आदमियों से मुलाकात हुई और उन लोगों ने मुझे आगे के सारे प्लान बता दिए। चंद दिन तक हम वहाँ अपना काम करते थे, मगर गांव की औरतों को शहर में नौकरी के लिए रजामंद करना आसान काम हरगिज नहीं था। चंद दिन बाद जब मैं इस गांव से विदा हो रहा था तो उस वक्त मेरे साथ 4 लड़कियां थी जो शहर में नौकरी करने की जरूरत से मेरे साथ जाने पर राजी हो गई थी। उन सब की उम्र तकरीबन 25 साल के लगभग थी, मगर पहली बार शहर जाते हुए वो लोग बेहद घबराई हुई महसूस हो रही थी। मैं उन्हें अपने साथ लेकर जब शहर पहुंचा तो मैंने राहुल को कॉल करके बताया कि मैं 4 लड़कियों को लेकर शहर पहुंच रहा हूं। उसने मुझे उन लड़कियों को लेकर सीधा कोठी पर पहुंचने को कहा। मेरे दिल पर अजीब सा बोझ बढ़ता ही चला जा रहा था, मगर पैसे की चमक मुझे कोठे की तरफ लगातार खींच रही थी। मैं आज यही सोचकर बेहद खुश हो रहा था कि मैं अपने घर पर पैसे भेज सकूंगा। मैं उन्हें उन लड़कियों को यही बताया कि हम लोग सीधा काम करने वाली जगह पर जा रहे हैं। यह सुनकर वह लोग बहुत खुश हो गई कि शहर आते ही उन्हें काम मिल गया है, मगर वह लोग इस वक्त आगे आने वाले हालात से अनजान थी। उन लड़कियों में से एक उस तांगे वाले की बेटी भी शामिल थी। जब मैं उन 4 लड़कियों को लेकर कोठे पर पहुंचा तो रात का वक्त हो गया था और कोठे में जैसे दिन निकल आया था। जब हम लोग कोठे में दाखिल हुए तो लड़कियों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा था।
मगर मुंह से कुछ ना बोली थी। बस फटी फटी निगाहों से अपने आप को देख रही थी, जहां लड़कियां और औरतें छोटे छोटे कपड़े पहनकर आने वाले ग्राहकों और मर्दों को अपनी तरफ मायल कर रही थी और झांसे में लाने की कोशिश कर रही थी। जब मैं इसको कोठे की मालकिन के पास उन चारों लड़कियों को लेकर पहुंचा तो राहुल वहां पहले से मौजूद था। उन चारों लड़कियों को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और आगे बढ़कर उसने मेरे पहली बार में ही अच्छी तरह से काम करने पर मुझे शाबाशी दी। कोठे की मालकिन भी खुश होकर उन लड़कियों की तरफ देख रही थी और वह लड़कियां घबरा घबरा कर एक दूसरे की तरफ देख रही थी। वह समझ चुकी थी कि उनके साथ बहुत बुरा हो चुका है और उनको नौकरी का झांसा देकर शहर में लाकर भेज दिया गया है। मैं जब कोठे की मालकिन से पैसों की गड्डी लेकर वहां से निकल रहा था तो पीछे से मुझे उन लड़कियों की चीखों पुकारों की आवाज सुनाई दे रही थी, मगर नोटों की गड्डी ने जैसे मेरा ज़मीर पूरी तरह से सुला दिया था और मैं उनकी कोई भी परवाह किए बगैर वहां से निकलता चला गया। अब मैं इस काम में आहिस्ता आहिस्ता बहकता जा रहा था और अलग अलग गांव और दूर दराज के इलाकों से कई लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर शहर लाकर इसी कोठे में मालकिन के हाथों बेच देता था। इस कोठे की मालकिन भी मुझसे बहुत खुश थी कि मैं हर बार ये अच्छा माल लेकर इसके कोठे पर पहुंचता था। पैसों की चमक ने मेरी आंखों के साथ मेरे कानों को भी पूरे तौर पर बंद कर दिया था। कोठे पर बेची गई लड़कियों की चीख पुकार मुझ पर कोई असर नहीं करती थी। मैं बहुत बेदर्द बन चुका था। मुझे अब सिर्फ पैसों से मतलब था, जो मैं अब बेतहाशा कमा रहा था। मेरा ज़मीर भी अब मुझे लानत नहीं देता था और ना ही मेरा दिल मुझे रोकने को कहता था। मैं पूरे तौर पर इस काम में ढल चुका था। मैं हर वक्त किसी नए शिकार की तलाश में रहने लगा था कि किस तरह से नए शिकार को बेचकर पैसे घर के लिए भेजे जाए। ये काम करते हुए मुझे काफी वक्त हो चुका था और मैं अब तक एक बार भी अपने घर नहीं गया था। मैंने राहुल से अपने गांव जाने की बात की तो उसने मुझे खुशी से इजाजत दे दी और साथ ये कहा कि मैं अपने गांव में भी शिकार को तलाश करूं, जिस पर मैंने हंसकर हाँ कर दी। मैं बहुत सालों बाद अपने गांव की तरफ जा रहा था। पैसे तो मैं हर महीने बकायदा भेजता ही था, मगर गांव अब जा रहा था। शहर से गांव पहुंचा तो बीवी बच्चों ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। मैं उनके बीच जाकर खुश था। मेरे बच्चे भी अब काफी बड़े हो चुके थे और घर के हालात देखकर मैं बहुत खुश था, मगर मैं रंगहीन हो चुका था और घर में ज्यादा इस्तेमाल का सामान भी ला चुका था और ये सब उन पैसों की बदौलत था जो मैं शहर जाकर भेजता रहा था। वरना एक वक्त वो भी था जब हमें खाने के लाले पड़े हुए थे और कोई पूछने वाला नहीं था। मेरा बेटा भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। उसने भी मेरे साथ शहर चलकर काम करने की जिद की, मगर मैंने उसे डांट कर खामोश करवा दिया। उसी दौरान मेरी नजर अपनी बीवी की बहन पर पड़ी, जो बचपन से ही हमारे साथ रहती थी। वो भी काफी जवान हो चुकी थी। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा तो मुझे पहले के मुकाबले में बड़ी महसूस हुई। मेरी बीवी के माँ बाप का देहांत हो चुका था और इसकी ये बहन शुरू से ही हमारे साथ रहती थी, मगर इसका दिमाग कुछ हद तक कमजोर था। इसके अंदर बहुत बचपना था। इसका दिमाग उसकी उम्र से कुछ हद तक पीछे रह गया था। इसी वजह से वो दिमागी तौर पर थोड़ी सी कमजोर थी। उसे देखते ही मेरे दिमाग में एक धमाका हुआ, मगर मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन मैं गांव में रहा। अब मेरे पास पैसे भी खत्म होने लगे। वो कहते हैं ना कि ऐसे पैसों में बरकत नहीं होती, वही सब मेरे साथ हो रहा था। अब मुझे जल्द से जल्द नया शिकार तलाश करना था और सबसे आसान शिकार मुझे अपनी साली की सूरत में नजर आ रहा था। वो देखने में बेहद खूबसूरत थी। कोई पहली नजर में देखकर नहीं बता सकता था कि वह दिमागी तौर पर कमजोर है। मेरे शैतानी दिमाग ने सोचना शुरू कर दिया था। वह कई सालों से हम पर बोझ बनी हुई बैठी थी। पहले ही घर के खर्च क्या कम थे कि मैं उसका खर्च भी उठाता, तो मैंने अपने दिल में फैसला करते हुए बीवी से बात करने का फैसला किया। मेरे लिए अपनी बीवी को शीशे में उतारना बेहद आसान था, क्योंकि वह आम सी घरेलू औरत थी। इसे बाहर की दुनिया की कुछ खबर नहीं थी। मैंने उसे कहा कि शहर में उसकी बहन के इलाज के लिए बहुत बड़े दिमागी अस्पताल मौजूद है, जहां बहुत ही अच्छे और काबिल डॉक्टर ऐसे लोगों का इलाज करते हैं। और साथ ही मैंने ये झूठ भी बनाया कि मैंने कई लोगों को अस्पतालों से ठीक होते हुए देखा है। यह सुनकर मेरी बीवी सोच में पड़ गई, क्योंकि अक्सर मैंने उसे अपनी बहन को लेकर परेशान होते देखा था। इसकी बहन जवान हो गई थी और उसके दिमागी कमजोरी की वजह से उसके रिश्तों के मामले में रुकावट थी। मैंने साथ में उससे ये भी कहा कि इसकी बहन थोड़ा बहुत शहर भी घूम लेगी तो क्या पता उसकी सेहत पर अच्छा असर पड़े। और मेरी बीवी बिना सोचे समझे मुझ पर अंधोस भरोसा रखते हुए अपनी बहन को मेरे साथ भेजने पर राजी हो गई। ये काम इतना आसान साबित होगा ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। चंद दिन बाद मैं अपनी साली को अपने साथ लेकर शहर की तरफ रवाना होने लगा। मेरी बीवी अपनी बहन को जाता देखकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसने अपनी बहन को अपनी औलाद की तरह ही पाला था। बचपन से वो उसकी एक माँ की तरह देखभाल करती थी और कभी कभी तो मेरे बीवी अपने बच्चों से ज्यादा अपनी बहन का ख्याल रखती थी।
इसकी हर ज़रूरत इसके बोलने से पहले ही पूरी कर दिया करती थी। अगर इसे ज़रा सी भी भनक लग जाती कि मैं इसकी बहन को बेचने के लिए शहर लेकर जा रहा हूँ, तो वो कभी भी अपनी बहन को मेरे हवाले ना करती। कुछ देर बाद मैं अपनी साली को लेकर बस में सवार हो गया। बस में बैठकर रास्ते भर वो खेत खलियान देख देख कर खुश होती रही और साथ ही मुझे बहुत सारे सवाल भी करती रही, मगर मैं इसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसके सवाल मेरे सर में दर्द पैदा कर रहे थे और मैं जल्द से जल्द इस मुसीबत से जान छुड़ाना चाहता था। बस मैं ये चाहता था कि मेरी साली किसी भी तरह से हमारी जिंदगी से दूर चली जाए और मेरी इस मुसीबत से जान छूट जाए। शाम तक हमारी बस शहर पहुंच चुकी थी। बस स्टैंड पर उतरकर मैं उसे लेकर राहुल के घर की तरफ रवाना हो गया। उसने मेरे साथ एक लड़की को आता देखा तो वो ये समझा कि मैं किसी को नौकरी का झांसा देकर लाया हूँ, मगर जब मैंने उसे बताया कि मैं अपनी ही साली को बेचने के लिए लाया हूँ तो वह हक्का बक्का मेरी शक्ल देखने लगा। जब मैंने उसे बताया कि वह दिमागी तौर पर थोड़ी कमजोर है तो उसने मुझे काम करने से मना किया, मगर इस वक्त तो मुझ पर पैसे का भूत सवार था। तो राहुल ने भी मेरी बात मान ली और हम दोनों उसको लेकर कोठे की तरफ चल पड़े। कोठे पर पहुंचकर जब मैंने कोठे की मालकिन के सामने अपनी साली को पेश किया तो वह भी इसकी खूबसूरती देखकर हैरत में पड़ गई, मगर जब मैंने उसे ये बताया कि दिमागी तौर पर थोड़ी कमजोर है तो उसके माथे पर बल पड़ गए और उसने मेरी साली को खरीदने से इनकार कर दिया। मैं कोठे की मालकिन की बहुत मिन्नत करने लगा। आखिरकार वो इस बात पर राजी हो गई कि वह उसे कुछ दिन यहाँ रख कर देखेगी, इसके बाद ही वह मुझे मेरे पैसे अदा करेगी। इस बात पर भी मैंने हामी भर ली और अपनी साली को कोठे के मालकिन के हवाले करके आ गया। मुझे वापस जाता देखकर उसने भी मेरे साथ जाने की जिद की और तेज आवाज से रोने लगी, तो इस कोठे की मालकिन ने उसे कमरे में बंद कर दिया। मैं इसे छोड़कर वहां से निकलकर राहुल के साथ उसके घर ही आ गया। अब अगला प्लान ये था कि अपनी बीवी को इस बात से आगाह करना था कि इसकी बहन गुम हो चुकी है, मगर इस बात का हौसला मैं खुद में नहीं ला पा रहा था। आखिरकार मैंने अपनी बीवी को फोन करके बताया कि जब मैं बस स्टैंड पर सवारी ढूंढने को आगे बढ़ा, पीछे से उसकी बहन न जाने कहाँ चली गई और कब से मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर मेरे घर में मातम होने लगा और रोना धोना शुरू हो गया। ये खबर सुनकर घर में जैसे सब लोग पागल हो गए थे। एक जवान लड़की इतने बड़े शहर में गायब हो गई थी, ये कोई छोटी बात हरगिज नहीं थी। घर में हर तरफ तूफान मचा हुआ था। मैंने अपनी बीवी से उसकी बहन को ढूंढने का वादा करके फोन बंद कर दिया और सुकून से सोने के लिए लेट गया, मगर वहाँ जैसे मेरी बीवी को एक पल के लिए भी चैन नसीब नहीं हो रहा था। वो बुरी तरह से अपनी बहन के लिए तड़प रही थी और मैं अपने हाथों से ये सब कुछ करके सारा तमाशा देख रहा था। अगले 2 दिन तक घर से हर 2 मिनट बाद फोन आते रहे और मेरी साली के बारे में पूछते रहे। मैं घर वालों को जवाब दे देकर तंग आ गया था और उनसे यही कह रहा था कि मैं उसे ढूंढने की कोशिश में लगा हूँ, मगर वो नहीं मिल रही। लेकिन घर से फोन आना बंद ही नहीं हो रहा था, तो मैंने उसका ये हल निकाला कि मैंने उन लोगों के फोन उठाने बंद कर दिए। इस तरह मेरी कुछ परेशानी कम हुई। 2 दिन इस इंतजार में गुजर गए कि कोठे की मालकिन मुझे खुद फोन करके पैसे लेने के लिए बुलाएगी, मगर उसका फोन नहीं आया। तो मैंने खुद कोठे पर जाकर पैसे वसूल करने की ठानी और राहुल को लेकर मैं कोठे की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी साली ने ऐसी कोई हरकत न कर दी हो जिससे वह गुस्से में आ जाए और मुझे मेरे पैसे देने से इनकार कर दे। इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने पैसे खड़े करना चाह रहा था। जैसे ही मैं पैसे लेने के लिए कोठे पर पहुंचा, वहां सब मुझे देखकर घबरा गए। मैं हैरान होता आगे बढ़ा तो मुझ पर एक कयामत टूट पड़ी और मैं वहीं खड़ा रह गया। मुझ में अपनी जगह से हिलने की भी ताकत बाकी नहीं रही थी और मैं फटी फटी नजरों से सामने का मंजर देख रहा था। मेरे सामने मेरा बड़ा बेटा खड़ा था। मैं इसे यहाँ कोठे पर देखकर हैरान रह गया। मेरे बेटे से होते हुए मेरी नजर सामने सोफे पर गई तो मेरी साली के साथ मेरी बीवी भी सोफे पर बैठी हुई थी। ये मंजर देखकर मेरे कदमों में रही सही जान भी निकल गई। आसपास कई पुलिस वाले भी खड़े थे और साथ ही मेरी बीवी के मामा भी खड़े थे। मेरी बीवी के दूर के मामा शहर में ही वकील थे। उन्हें देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं अब सब तरफ से घेरा जा चुका था। मेरी बीवी और बेटे की आंखों में मेरे लिए नफरत थी जिसे मैं यकीन नहीं कर पा रहा था और मैं सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ा था। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं सर उठाकर उन लोगों की तरफ भी देख सकूं। 2 दिन से मेरी बीवी और बेटा मुझे लगातार फोन कर रहे थे, मगर मैं उनके फोन का जवाब नहीं दे रहा था। इस वक्त को कोसने लगा कि मैं क्यों उन लोगों के फोन का जवाब नहीं दे रहा था। कम से कम आज मुझे अपने घर वालों के सामने शर्मिंदगी का सामना तो नहीं करना पड़ता। मेरा बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मैं बस नजरें झुकाए अपनी जगह खड़ा था। मेरा बेटा सामने खड़ा मुझे सिर्फ आंखों से घूर रहा था। मेरी बीवी सामने बैठी मुझे शिकायत की नजरों से देख रही थी। मुझे देखते ही मेरी साली ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और वहां सबको बताना शुरू कर दिया
कि मैंने ही इसको हिलाकर छोड़ा है। इसका दिमाग बस थोड़ा सा ही कमज़ोर था, इस कदर भी कमज़ोर नहीं था कि वो मेरे किए का किसी को ना बता सके। मैं अपनी जगह गड़ गया। मैं अपनी साली के कदमों में गिर गया और उससे अपने किए की माफ़ी मांगी, मगर वो डर कर अपनी बहन के पीछे छुप गए और मेरी बीवी ने मुझे काट खाने वाली नज़रों से घूरा। मेरी बीवी के बाबा ने आगे बढ़कर मुझे एक थप्पड़ मारा, क्योंकि कोठे की मालकिन पहले ही सब कुछ पुलिस को देखकर उगल चुकी थी। यही वजह थी कि वहाँ मेरे पहुँचने से पहले ही मेरी करतूत सबको मालूम हो गई थी। वो मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ मार रहे थे और मैं खामोशी के साथ उनसे मार खाए जा रहा था। मुझे अब जाकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने जो इस तरह का गंदा और नीच काम किया है, जिसकी वजह से आज मैं सबकी नज़रों में गिर चुका था। कोठे की मालकिन उनको सारी बातें बता चुकी थी कि मैंने जाने कितनी लड़कियों को वहाँ धोखे से लाकर कोठे पर बेचा है। मेरी बीवी के बाबा ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने मुझे और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। मैंने लाख दुहाई दी, मगर मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मेरी बीवी और मेरा बेटा भी खामोश खड़े मुझे गिरफ्तार होते देख रहे थे। पुलिस मुझे धक्के देकर पुलिस स्टेशन में ले गई थी। मेरी चीखों पुकार का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। शायद गुनाह की सजा मिलना इसी को कहते हैं। जो मेरे साथ हो रहा था, एक वक्त था जब मैं किसी की चीख पुकार को नहीं सुनता था और कोई ध्यान नहीं देता था। आज मेरे साथ भी यही हो रहा था। वक्त अपने आप को दोहरा रहा था और मेरा दर्द सुनने वाला कोई मौजूद नहीं था। पुलिस ने मुझे जेल में बंद कर दिया और कुछ अरसे के लिए मुझे सजा हो गई, मगर राहुल के ताल्लुकात की बदौलत हम दोनों जल्दी जेल से छूट गए। मगर जेल में जैसे कठिन हालात गुजरे थे, वो वक्त में कभी नहीं भूल सकता था। एक एक लम्हा मेरा तकलीफ में गुजरा था और अपने किए पर पछतावा मुझे अलग था। अब मुझे रह रह कर इसी बात पर पछतावा होता रहता कि मैंने क्यों ऐसे काम में हाथ डाला और मेरी बदौलत कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो गई और उन लड़कियों की बद्दुआएं मुझे कभी चैन और सुकून लेने भी देगी या नहीं, यही बात मुझे हर वक्त बेचैन रखती। जेल से छूटने के बाद मैं कई दिनों तक अपने घर जाने की हिम्मत न कर सका। आखिरकार जब मैं हिम्मत करके अपने घर की तरफ रवाना हुआ तो मुझ में किसी से मिलने की हिम्मत नहीं थी। मैं अपने घर के दरवाजे के बाहर पहुंचा तो दिल जैसे बंद होने लगा। मैं घर में दाखिल हुआ और सबसे अपने किए की माफ़ी मांगी, मगर कोई भी मेरी बात सुनने पर राजी नहीं था। मैंने सबको बेहद यकीन दिलाया कि मैं दिल से अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मगर किसी ने भी मेरी कोई बात नहीं मानी। मेरे अपने ही बच्चे मुझे अजनबी नज़रों से घूर रहे थे। 2 दिन मैं अपने ही घर में अजनबी की तरह रहा। इसके बाद मैं दोबारा शहर आ गया और आज तक पलट कर अपने घर नहीं गया। शायद मेरे लिए यही सज़ा रखी हुई थी कि मैं अपने ही बच्चों के चेहरे देखने के लिए तरस जाऊं। धन्यवाद दोस्तों।